कहानी की शुरुआत अफगानिस्तान के एक सुनसान पहाड़ी इलाके से होती है, जहां पर अमेरिकी सैनिक अपना एक खतरनाक मिशन पूरा करके बेस की तरफ वापस जा रहे होते हैं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन अचानक रास्ते के बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। मजबूरन उन्हें बेस से मदद मंगवानी पड़ती है। थोड़ी ही देर में वहां पर कुछ और मिलिट्री ट्रक पहुंच जाते हैं। उनमें से एक ट्रक से हमारा हीरो जैक गुस्से में बाहर निकलता है और कहता है, कौन है वो जिसने मेरी सुबह सुबह नींद खराब की? कौन है वो हरामखोर? ये सुनते ही दूसरी तरफ खड़ा एक सोल्जर गुस्से से जवाब देता है, क्या कहा तुमने? मुझे कमीना कहा? और ये कहते ही दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद हमें समझ आ जाता है कि वो दरअसल मजाक कर रहे थे, क्योंकि वो दोनों आपस में भाई होते हैं। इसके बाद जैक फौरन ट्रक ठीक करने लगता है। वो अपने छोटे भाई की तरफ देखता है और पूछता है, तुमसे ये ट्रक बार बार क्यों खराब हो जाती है? इस पर छोटा भाई थोड़ा थकान से भरा जवाब देता है, भाई मैं अब ये ट्रक चलाते चलाते थक गया हूँ। हमारा बचपन का सपना था कि हम रेंजर्स बने और खतरनाक मिशन को अंजाम दे, और अब हम ये क्या कर रहे हैं? ये सुनकर जैक हैरानी से उसकी तरफ देखता है और अपने छोटे भाई से कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? जिस पर उसका छोटा भाई कहता है, हम दोनों रेंजर्स में जा रहे हैं। मैंने सब पता लगा लिया है। जून से ट्रेनिंग शुरू होगी और अब हम दोनों रेंजर्स बनने जा रहे हैं। जिस पर जैक जवाब देता है, भाई रेंजर बनने के लिए दम चाहिए, दम। अब मेरी उम्र गुजर चुकी है, तुम्हें बनना है तो तुम जाकर बन जाओ, मैं बिल्कुल नहीं बनने वाला। जिस पर उसका छोटा भाई कहता है, हम तो ये दोनों साथ करने वाले थे, अब इनकार क्यों? जिस पर जैक कहता है, तब हम 18 के थे और अब देखो। ये सुनकर उसका छोटा भाई मायूस हो जाता है और कहता है, भाई जरा सोचो, जब हम रेंजर्स बन जाएंगे तो सीना चौड़ा करके चलेंगे, क्या फीलिंग आएगी? वो उसे थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल करता है, जिस पर आखिरकार उसका भाई मान ही जाता है और कहता है, तुम करोगे तो फिर मैं भी कर लूंगा, चलो मचाते हैं तबाही। फिर जैक गाड़ी का काम खत्म करके जाने लगता है तो पीछे से उसका भाई आवाज लगाता है, जाते जाते गले तो लगाते जाओ। जिस पर जैक कहता है, मुझे कल सुबह दोबारा फिर आना पड़ेगा, क्योंकि तुमसे ये गाड़ी कभी भी ठीक नहीं होगी, तो कल एक बार ही गले लगा लूंगा। लेकिन तभी अचानक एक मिसाइल सीधे जैक के सामने आकर फट जाती है और जैक उड़ता हुआ जमीन पर गिर जाता है। तालिबान एक एक करके उनके सारे टैंक उड़ा देते हैं, जिससे वहाँ पर सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। इसमें जैक भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और उसके घुटने में एक लोहे का टुकड़ा घुस जाता है। जैक उसे खींच कर निकालता है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, लेकिन वो अपनी परवाह नहीं करता। वो लड़खड़ाते हुए अपने भाई को ढूंढने लगता है, मगर आसपास उसे सिर्फ सोल्जर्स की लाशें ही नजर आती हैं। आखिरकार उसे अपना भाई मिल जाता है, जो काफी जख्मी हो चुका था लेकिन अब भी जिंदा था। और यहाँ से सीन कटता है और हमें 2 साल बाद जैक दिखाया जाता है, जो काफी सारे सोल्जर्स के साथ एक बस में बैठा हुआ है। दरअसल जैक अपने भाई का सपना पूरा करने के लिए रेंजर्स की ट्रेनिंग के लिए कोलोराडो आया है। वहाँ पर रेंजर्स बनने के लिए काफी सारे सोल्जर्स आए हुए थे और सबका स्वागत किया जाता है कोलोराडो रेंजर ट्रेनिंग बेस पर। वहाँ पर सार्जेंट कहता है, अब से तुम्हारा नाम सिर्फ एक नंबर है और जो नंबर तुम्हें दिया जाएगा तुम्हें उस नंबर से ही पुकारा जाएगा, अपने नाम को भूल जाओ। सीन कटता है और हमें जैक दिखाया जाता है, जो एक बहुत ही लंबी लाइन में खड़ा होता है। वहाँ पर सारे सोल्जर्स को उनके नंबर दिए जा रहे थे। थोड़ी देर बाद जैक का भी नंबर आता है। सार्जेंट उससे कहता है, तुम काफी बड़े हो तो तुम्हें टीम लीडर बना देते हैं, क्या तुम्हें मंजूर है? जिस पर जैक कहता है, मुझे टीम लीडर में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं नहीं बनना चाहता। जैक साफ इनकार कर देता है। सार्जेंट कुछ नहीं कहता और उसे उसका नंबर 81 दिया जाता है। सीन कटता है और सारे सोल्जर्स को एक मैदान में इकट्ठा किया जाता है और कैप्टन उनसे कहता है, तुम्हें रेंजर्स बनने के लिए सिर्फ 4 हफ्ते का वक्त दिया जाएगा। इन 4 हफ्तों में हम तुम्हें कठिन से कठिन ट्रेनिंग से गुजारेंगे। अगर तुम पास हो गए और उस रेंजर बनने वाली लाल रेखा को पार कर लिया तो तुम्हें रेंजर बना दिया जाएगा। अगर फेल हो गए तो सीधा घर का रास्ता। उसके बाद उन सब की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। पहले ही हफ्ते में ट्रेनिंग इतनी टफ होती है कि कुछ सोल्जर्स बीच बीच में खून की उल्टियां करने लगते हैं और जो ट्रेनिंग पास नहीं कर पाते उन्हें घर भेज दिया जाता है। सख्त ट्रेनिंग करते करते 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। तीसरे हफ्ते में सारे सोल्जर्स की निशानेबाजी टेस्ट की जाती है। वहां मौजूद कैप्टन सबका इंटरव्यू लेता है कि वो पहले कहां कहां ड्यूटी कर चुके हैं। जब वो जैक से पूछता है तो जैक बताता है, 12 ब्रावो कॉम्बैट इंजीनियर, 213वां CSSB। ये सुनकर कैप्टन हैरान हो जाता है और उसके चेहरे के इशारे बदल जाते हैं, क्योंकि वो समझ जाता है कि जैक कोई आम सोल्जर नहीं है। ट्रेनिंग के बाद जैक कैंटीन में अकेला खाना खा रहा होता है। वहाँ कुछ सोल्जर्स 81 के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक सोल्जर बताती है, जैक और उसकी टीम अफगानिस्तान में एक मिशन पूरा करके वापस आ रही थी। अचानक तालिबान ने हमला कर दिया। इस हमले में सारे सोल्जर्स मारे गए, सिर्फ जैक यानी 81 ही अकेला जिंदा बचा। फिर एक और सोल्जर कहता है, ये वही सोल्जर है जिसे सिल्वर स्टार मेडल मिला था। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें जैक के बारे में पहले कुछ पता नहीं होता। और फिर वो सोल्जर कहता है, सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि वो खुद बुरी तरह जख्मी था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने भाई को कंधे पर उठाया और लगभग 10 मील दूर बेस तक पैदल ले गया। इसी बहादुरी की वजह से उसे सिल्वर स्टार मेडल भी दिया गया था। 81 अपने ही सपनों में मगन रहता है। वो हमेशा अकेला रहता है, किसी से ज्यादा बात नहीं करता और न ही किसी को अपना दोस्त बनाता है। उसका सिर्फ एक ही मकसद है, रेंजर बनना और ट्रेनिंग की लाल रेखा पार करना, ताकि वो अपने भाई का सपना पूरा कर सके। तभी
अचानक टीवी पर न्यूज चलने लगती है जिसमें बताया जाता है कि नासा ने एक बड़ा एस्टेरॉयड ढूंढा है और वो जल्द ही धरती के बहुत करीब से गुजरने वाला है, जिसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकेगा। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि वो धरती से टकराने वाला नहीं है। अब ट्रेनिंग करते करते एक दिन सारे सोल्जर्स का एक खतरनाक टेस्ट लिया जाता है। इस टेस्ट में सबको भारी वेट देकर पानी में उतार दिया जाता है और देखा जाता है कि कौन सा सोल्जर कितनी देर तक पानी के अंदर रह सकता है। शुरू में जैक यानी 81 बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस करता है, लेकिन अचानक उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और उसके कदम धीरे पड़ जाते हैं। दरअसल उसके जहन में वो खौफनाक दिन वापस आ जाता है जब अफगानिस्तान में उन पर अचानक हमला हुआ था। हर तरफ गोलियों की आवाज थी और उसका भाई बुरी तरह जख्मी हो चुका था, लेकिन जैक ने हिम्मत नहीं हारी। खुद जख्मी होने के बावजूद उसने अपने भाई को कंधे पर उठाया और लड़खड़ाते हुए उसे लगभग 10 मील दूर बेस तक ले गया था। इन्हीं खौफनाक ख्यालों में जैक इतना खो जाता है कि उसका ध्यान ट्रेनिंग से हट जाता है और वो पानी के अंदर ही बेहोश हो जाता है। जैसे ही ट्रेनर्स को पता चलता है तो 2 सोल्जर्स फौरन पानी में कूदकर जैक को बाहर निकालते हैं। वो उसे जमीन पर लिटाकर तुरंत CPR देना शुरू कर देते हैं। कुछ लम्हों बाद जैक की सांस वापस चलने लगती है और खुशकिस्मती से वो होश में आ जाता है और उसकी जान बच जाती है। इस इंसिडेंट से पता चलता है कि जैक के अंदर अब भी उस पुराने मिशन का ट्रॉमा जिंदा है और ये सब कुछ सार्जेंट और कैप्टन देख रहे होते हैं। कैप्टन सार्जेंट को कहता है कि 81 को मेरे ऑफिस में बुलाओ। सीन कटता है और अब हमें 81 यानी जैक को दिखाया जाता है, जिसे कैप्टन ने अपने ऑफिस में बुलाया होता है। जैक जैसे ही कैप्टन के पास पहुंचता है, कैप्टन सीधा उससे कहता है कि शायद अब तुम्हें ये ट्रेनिंग छोड़ देनी चाहिए। हमारे ख्याल में तुम्हें घर वापस चले जाना चाहिए। ये बात सुनते ही जैक को गुस्सा आ जाता है और वो फौरन जवाब देता है कि मैंने तो हर ट्रेनिंग पास की है, मैं तो किसी टेस्ट में फेल नहीं हुआ, फिर मुझे क्यों भेजा जा रहा है। इस पर सार्जेंट उसे समझाता है कि बात तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ की नहीं है। हमें पता है कि तुम एक स्ट्रॉन्ग सोल्जर हो, लेकिन हमें ये देखना है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। सार्जेंट बताता है कि हमें ये भी पता चला है कि तुम रात को ठीक से सोते नहीं हो, तुम किसी से बात भी नहीं करते, यहाँ तक कि ट्रेनिंग के दौरान भी तुमने किसी को अपना दोस्त नहीं बनाया और तुम हमेशा कैंटीन में अकेला बैठकर खाना खाते हो। कैप्टन फिर जैक को समझाते हुए कहता है कि देखो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुम इस ट्रेनिंग में फेल हो गए तो फिर जिंदगी में कभी भी रेंजर नहीं बन पाओगे। इसलिए कैप्टन उसके सामने एक पेपर रख देता है और कहता है कि तुम इस पर साइन कर दो, जिसमें लिखा होगा कि तुमने अपनी मर्जी से ये ट्रेनिंग छोड़ दी है। कैप्टन कहता है कि अगर तुम अभी साइन कर देते हो तो बाद में दोबारा अप्लाई कर सकते हो और फिर से रेंजर ट्रेनिंग लेने का मौका मिल सकता है, लेकिन अगर तुम ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हो और फेल हो जाते हो तो फिर हमेशा के लिए रेंजर बनने का ख्वाब खत्म हो जाएगा। अब जैक के पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो वो अभी हार मानकर पेपर पर साइन कर दे या फिर रिस्क लेकर अपने सपने के लिए आखिर तक लड़ता रहे। ये बात सुनकर जैक कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है और कुछ सोचने लगता है, क्योंकि उसके सामने एक आसान रास्ता भी है और एक मुश्किल रास्ता भी। लेकिन कुछ लम्हों बाद जैक सीधा कैप्टन की तरफ देखता है और वो पेपर पर साइन करने से इनकार कर देता है। जैक पूरी हिम्मत के साथ कहता है, सर, मुझे अगली परेड के लिए तैयारी करनी है। ये सुनकर कैप्टन और सार्जेंट दोनों समझ जाते हैं कि जैक अब भी हार मानने वाला नहीं है। वो अपना रेंजर बनने का ख्वाब किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता। मतलब साफ था, जैक के लिए ये सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं थी, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन था। 4 हफ्तों की सख्त ट्रेनिंग के बाद सारे सोल्जर्स को एक मैदान में इकट्ठा किया जाता है और उनके नंबर एक एक करके बुलाए जा रहे होते हैं। पहले ये होता था कि जो सोल्जर्स एक स्टेप आगे लेते उन्हें फेल डिक्लेयर कर दिया जाता, लेकिन इस दफा सार्जेंट ने स्ट्रेटेजी उलट कर दी। वो सब सोल्जर्स के नंबर बुलाता है जो पास थे और उन्हें स्टेप आगे बुलाता है ताकि उन्हें लगे कि वो फेल हो गए हैं। फिर आखिर में सार्जेंट कहता है कि जो लोग स्टेप आगे नहीं आए वो एक्चुअली फेल हो गए हैं और घर जा सकते हैं, और जो लोग बचे हैं वो अब रेंजर बनने के लिए रेडी हैं। बस उन्हें आखिरी टेस्ट पास करना है। ये सुनते ही बचे हुए सोल्जर्स बहुत खुश होते हैं और अपनी सक्सेस पर झूम उठते हैं। ये सुनकर जैक यानी 81 के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है और व्यूअर्स को समझ आता है कि उसकी मेहनत और हिम्मत ने फिर से रंग दिखाया। इसके बाद सार्जेंट सब रेंजर्स को उनका नया मिशन समझाता है। वो बताता है कि अफगानिस्तान के एक खतरनाक पहाड़ी इलाके में उनका एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। अब रेंजर्स को इन्वेस्टिगेशन और रेस्क्यू मिशन दिया गया है। प्लान ये होता है कि 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर सोल्जर्स को सीधे एनिमी एरिया के ड्रॉप जोन पर उतारेंगे। वहां पहुंचकर सबसे पहले उन्हें क्रैश हुए एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करना होगा ताकि वो दुश्मन के हाथ ना लग सके। इसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा एक्सप्लोजिव्स भी दिए जाएंगे। इसके बाद उनका अगला मिशन होता है क्रैश हुए पायलट को ढूंढना, जो एक छोटे से गाँव में मौजूद है। लेकिन वहाँ पहुँचना आसान नहीं, क्योंकि पूरा इलाका सख्त निगरानी में है और हर तरफ खतरा ही खतरा है। मिशन के दौरान बेस से कॉन्टैक्ट के लिए उन्हें एक रेडियो भी दिया जाएगा। साथ ही उन्हें ये भी बताया जाता है कि हर सोल्जर को अपनी हिफाजत खुद करनी होगी। इसी मिशन के लिए 81 यानी जैक को टीम लीडर बना दिया जाता है, जबकि 7 को सेकंड टीम लीडर। कैप्टन ये भी कहता है कि अगर तुम लोग ये मिशन कंप्लीट करके रेड लाइन क्रॉस कर लेते हो तो मैं खुद तुम्हें यूएस आर्मी रेंजर का टैग दूंगा। फिर एक और ट्विस्ट बताया जाता है कि ये असली तालिबान नहीं होंगे, बल्कि उनके अपने इंस्ट्रक्टर होंगे जो दुश्मन की तरह उन पर हमला करेंगे। रेंजर्स की बुलेट्स तो ट्रेनिंग वाली होंगी, लेकिन इंस्ट्रक्टर्स के पास असली गोलियां होंगी। अगर कोई सोल्जर बच नहीं पाया तो उसे तुरंत ट्रेनिंग से निकालकर घर भेज दिया जाएगा और इसके बाद इनका मिशन शुरू हो जाता है और 2 ब्लैक हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर्स सोल्जर्स को लेकर खतरनाक इलाके की तरफ उड़ जाते हैं। कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर्स रेंजर्स को अफगानिस्तान के एक खतरनाक पहाड़ी इलाके में उतार देते हैं और यहीं से उनकी सबसे मुश्किल डेथ मार्क टेस्ट शुरू हो जाती है। सब सोल्जर्स एक जगह इकट्ठा होते हैं। टीम लीडर 81 यानी जैक 57 से पूछता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। 57 अपना मैप निकालता है और कंपास की मदद से चेक करता है। फिर वो बताता है कि उनका टारगेट यहाँ से 20 किलोमीटर वेस्ट में है। ये सुनते ही जैक फौरन अपनी घड़ी में 24 आवर का टाइमर सेट कर देता है। फिर वो सब सोल्जर्स को बताता है कि उनके पास सिर्फ 24 घंटे हैं रेड लाइन को क्रॉस करने के लिए। इसके बाद पूरी टीम उस क्रैश हुए एयरक्राफ्ट को ढूंढने के लिए खतरनाक पहाड़ी रास्ते पर निकल पड़ती है। चलते चलते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उनका टारगेट अब भी दूर होता है। टीम थक चुकी होती है, इसलिए 7 कहता है कि हमें थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। 81 सबकी हालत देखकर उन्हें सिर्फ 20 मिनट का ब्रेक देता है और खुद पहरा देने का फैसला करता है। आराम के दौरान 7 81 से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, जिस पर 81 कहता है क्या बात है। 7 कहता है पर्सनल बात, लेकिन जैक सीधा मना कर देता है। तभी अचानक कुछ खौफनाक होता है। जमीन हिलने लगती है और कोई अजीब सी तेज चीज उनके पास से गुजरती है। सारे सोल्जर्स घबरा जाते हैं और समझते हैं शायद इंस्ट्रक्टर्स ने उन पर हमला कर दिया है, लेकिन असल में वो कुछ और ही होता है, जिसका राज अभी किसी को नहीं पता। ब्रेक के बाद टीम फिर से अपने मिशन की तरफ बढ़ने लगती है। रात गुजर जाती है और सुबह होते होते वो लोग अपने टारगेट तक पहुंच जाते हैं। उन्हें दूर नदी के बीच एक क्रैश्ड एयरक्राफ्ट नजर आ जाता है। वो लोग बहुत खुश होते हैं और 7 जब दूरबीन से उस एयरक्राफ्ट को देखता है तो उसे थोड़ा शक होता है। वो सोचता है कि ये प्लेन कुछ ज्यादा ही एडवांस्ड लग रहा है। सब लोग अलर्ट हो जाते हैं और प्लान बनाते हैं कि इंस्ट्रक्टर्स शायद नदी के पास घात लगाकर हमला कर सकते हैं। तो इसलिए 81 सबको अलर्ट कर देता है और फिर बेस पर रिपोर्ट भेजने का ऑर्डर देता है, लेकिन रेडियो में कोई सिग्नल नहीं आता, सिर्फ अजीब सी डिस्टर्बेंस सुनाई देती है। टीम को लगता है कि शायद ये भी इंस्ट्रक्टर्स का एक टेस्ट है। इसके बाद 81 टीम को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है, ताकि जब इंस्ट्रक्टर हमला करे तो ये लोग एक दूसरे को कवर दे सकें। और फिर सब अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और कुछ रेंजर्स डायनामाइट तैयार करने लगते हैं ताकि ये लोग उस प्लेन को ब्लास्ट करके इस मिशन को कंप्लीट करें। लेकिन इसी दौरान जैक की नजर दूर झाड़ियों में चमकती हुई किसी चीज पर पड़ती है। वो तुरंत 44 को कवर देने का कहता है और खुद जंगल की तरफ चला जाता है। जब वो उस जगह पहुंचता है तो जो वो देखता है उसका खून जम जाता है, क्योंकि असली क्रैश्ड एयरक्राफ्ट तो जंगल के अंदर पड़ा हुआ है और जिसे ये लोग ब्लास्ट करने वाले थे वो कुछ और ही चीज है। ये देखते ही 81 फौरन अपनी टीम को वार्न करने के लिए वापस भागता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। रेंजर्स उस अजीब सी चीज पर डायनामाइट लगाकर ब्लास्ट कर देते हैं। धमाका बहुत जोरदार होता है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि उस चीज को जरा सी भी खरोंच नहीं आती। ये देखकर सब सोल्जर्स हैरान होकर उसके करीब जाते हैं और तब अचानक वो चीज एक्टिवेट हो जाती है और धुएं के साथ वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगती है और देखते ही देखते वो अनजान चीज एक बहुत बड़ा जायंट रोबोट बन जाती है। ये मंजर देखकर सब रेंजर्स के होश उड़ जाते हैं। फिर वो रोबोट अपनी लेजर लाइट से पूरे एरिया को स्कैन करता है और जैसे ही स्कैनिंग खत्म होती है उसकी लाइट नीली से लाल हो जाती है। इसका मतलब था कि रोबोट ने सब सोल्जर्स को एनिमी डिक्लेयर कर दिया है। अगला ही पल वो रोबोट हमला कर देता है। उसकी एक ही शॉट से एक रेंजर के चीथड़े उड़ जाते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है और सब सोल्जर्स अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। इसी दौरान रोबोट 44 को निशाना बना लेता है, लेकिन 81 वक्त पर पहुंचकर उसे बचा लेता है और सबको भागने का ऑर्डर देता है। भागते भागते सब लोग पहाड़ के किनारे पहुंच जाते हैं। रोबोट से दूर होने की वजह से सब लोग राहत की सांस लेते हैं, लेकिन तभी अचानक रोबोट उन पर दूर से एक मेटल बॉल फेंकता है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो बॉल फट जाती है और ब्लास्ट की वजह से सब सोल्जर्स पहाड़ से नीचे गिरने लगते हैं। एक सोल्जर तो ऊपर से सीधे नीचे पड़े सूखे पेड़ पर गिरता है और वो पेड़ उसके आर पार हो जाता है। गिरने की वजह से सब बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। 81 खुद भी खून में लथपथ होता है। उस लम्हे उसे फिर से वो पुराना फ्लैशबैक याद आने लगता है, जब अफगानिस्तान में तालिबान के हमले में उसकी पूरी टीम मर गई थी। जैक अपने दर्द को बर्दाश्त करता है और देखता है कि उसकी उंगलियां टूट चुकी हैं। 81 दर्द सहते हुए उंगलियों को जोर लगाकर सीधा करता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन वो फिर भी खुद को संभालता है और देखता है कि आसपास सारे सोल्जर्स दर्द से चीख रहे हैं। तभी जैक फौरन सबको खामोश होने का इशारा करता है और धीमी आवाज में कहता है कि अगर हमने शोर मचाया तो वो रोबोट हमारी आवाज सुनकर दोबारा हमला कर देगा, इसलिए सब खामोश हो जाओ। इसी दौरान जैक की नजर उसी रेंजर पर पड़ती है जिसके कंधे से वो दरख्त आर पार हो चुका था। ये देखकर उसकी रूह कांप जाती है। वो फौरन 109 से मदद मांगता है और उससे कहता है कि हमें इसे तुरंत बाहर निकालना होगा। दोनों मिलकर उस जख्मी सोल्जर के पास जाते हैं और धीरे धीरे उस दरख्त को उसके कंधे से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब 109 उस जख्म को देखता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो घबराकर कहता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, प्लीज। तब 81 उसे हिम्मत देता है और कहता है कि हमें ये करना ही होगा। अगर हमने अब हिम्मत हार दी तो वो बच नहीं पाएगा। इस दौरान 781 से कहता है कि हमें बेस से मदद मंगवानी होगी। वो पूछता है कि 111 कहाँ है, क्योंकि रेडियो उसके पास था। एक रेंजर जवाब देता है कि वो ऊपर ही रह गया था। ये सुनते ही जैक फौरन कहता है, मैं रेडियो लेकर आता हूँ। जैक धीरे धीरे वापस पहाड़ की तरफ चढ़ने लगता है, लेकिन जब वो ऊपर पहुँचता है तो वहाँ का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं।
जमीन पर पड़े सोल्जर्स की बॉडी बिल्कुल राख बन चुकी होती है। तभी उसे 72 का हेलमेट नजर आता है। 81 भागकर उसके पास जाता है, लेकिन वो भी मर चुका था। 81 फिर भागते हुए उस जगह की तरफ जाता है जहाँ रोबोट था। वो छुपते छुपाते 111 तक पहुंच जाता है और उसे आवाज देता है, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं मिलता। जब 81 उसे हिलाता है तो पता चलता है कि रोबोट की एक गोली रेडियो और 111 दोनों के आर पार हो चुकी है। ये देखकर 81 के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसी दौरान उसे दूर एक जख्मी सोल्जर नजर आता है जो रेंगकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। 81 उसे बचाना तो चाहता था, लेकिन तभी अचानक उसे रोबोट की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो रुक जाता है। अगला ही पल वो जायंट रोबोट उस सोल्जर के पास पहुंच जाता है और एक ही वार में उसके चिथड़े उड़ा देता है। ये देखकर तो 81 दंग रह जाता है। अब रोबोट उसी डायरेक्शन में बढ़ने लगता है जिस तरफ बाकी रेंजर्स भाग कर गए थे। अपनी टीम को बचाने के लिए 81 फौरन वापस भागने लगता है। सीन कटता है और हम उस रेंजर को देखते हैं जिसके कंधे में दरख्त घुस गया था। वो ज्यादा खून बहने की वजह से दर्द में तड़पकर वहीं दम तोड़ देता है। तभी जैक वहां पहुंचता है और सबको कहता है हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, वो रोबोट हमारा शिकार कर रहा है और अब वो चलने लगा है और हमारी तरफ आ रहा है। ये सुनते ही सब रेंजर्स के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो 111 के बारे में पूछते हैं जिसके पास रेडियो था। 81 भारी आवाज में कहता है वो नहीं बच सका और रेडियो भी खत्म हो चुका है। फिर 81 फौरन प्लान बनाता है और कहता है हमें इस चट्टान से नीचे उतरना होगा, जल्दी अपनी अपनी रोप्स निकालो। सब रेंजर्स फौरन अपनी अपनी रोप्स पत्थरों से बांधकर एक एक करके नीचे उतरने लगते हैं, लेकिन 7 को नीचे उतरना मुश्किल होता है क्योंकि उसकी टांग टूट चुकी होती है। जिस पर 96 81 से कहता है तुम नीचे जाओ, मैं 7 को लेकर आता हूँ। ये सुनकर जैक रोप के जरिए नीचे उतर जाता है। ऊपर 96 रस्सी मजबूती से पकड़कर खड़ा रहता है ताकि 7 आराम से नीचे उतर सके। 7 धीरे धीरे नीचे उतर ही रहा होता है कि अचानक जमीन जोर जोर से हिलने लगती है, जिससे सबकी सांसें रुक जाती हैं। नीचे खड़ा जैक देखता है कि उसका कंपास खुद ब खुद बहुत तेज घूम रहा है। इसका मतलब था कि वो खतरनाक रोबोट अब इनके बिल्कुल करीब आ चुका है। अगले ही पल वो जायंट रोबोट 96 के बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो जाता है। रोबोट उसे स्कैन करता है और एक ही वार में उसे खत्म कर देता है। रस्सी छूट जाती है और 7 तेजी से नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी चोट और भी बढ़ जाती है। जैक फौरन उसके मुंह पर हाथ रख देता है ताकि उसकी चीख रोबोट न सुन ले, लेकिन खौफ का मंजर यही खत्म नहीं होता। अचानक ऊपर से 96 की लाश उनके बिल्कुल सामने आ गिरती है। ये देखकर सब रेंजर्स कांप उठते हैं। रोबोट अब भी रुकता नहीं, वो पूरे इलाके को स्कैन करने लगता है। जब उसे वहाँ कोई नहीं मिलता तो वो धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ने लगता है, बिल्कुल उस जगह की तरफ जहाँ रेंजर्स छुप कर बैठे होते हैं। रोबोट की भारी आवाज सुनकर सबके दिल जोर जोर से धड़कने लगते हैं। अगले ही लम्हे वो रोबोट उनके बिल्कुल सिर के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है और फिर से स्कैनिंग शुरू कर देता है। सब रेंजर्स पहाड़ के साथ चिपक कर सांस रोक कर बैठे रहते हैं, लेकिन अचानक 7 की टूटी हुई टांग स्कैनिंग में आ जाती है। रोबोट की लेजर लाइट नीली से लाल हो जाती है। ये देखते ही जैक जोर से कहता है भागो, और फिर सब रेंजर्स एक बार फिर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। रोबोट उनका पीछा नहीं छोड़ता और दूर से मेटल बॉल्स उनकी तरफ फेंकता रहता है जो जमीन पर गिरते ही फट जाती हैं। खुशकिस्मती से रेंजर्स किसी तरह बचकर वहां से दूर निकल जाते हैं। काफी दूर जाकर वो एक ऊंची पहाड़ी पर रुकते हैं जहां से रोबोट का कोई निशान नजर नहीं आता। सब थक कर जमीन पर गिर जाते हैं और लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं। फिर सभी लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि आखिर वो चीज क्या थी और वो आई कहां से। इसी दौरान 81 7 की टूटी हुई टांग चेक करता है, लेकिन जैसे ही उसके हाथ खून से टच होते हैं उसे फिर से पुराना फ्लैशबैक याद आने लगता है, जिससे उसके हाथ कांपने लगते हैं। 7 उसका हाथ पकड़कर कहता है तुम ये कर सकते हो, बस हिम्मत रखो, क्योंकि गिरने की वजह से उनकी हीलिंग इंजेक्शन टूट चुके होते हैं। जिस पर 7 मजबूरन 81 से कहता है कि ऐसे ही टांग को सीधा करो। जैक गहरी सांस लेता है और 3 तक गिनकर उसकी टांग को जोर से सीधा कर देता है। दर्द इतना ज्यादा होता है कि 7 तुरंत बेहोश हो जाता है। जैक फौरन उसके जख्म पर पट्टी बांधता है ताकि खून रुक सके। उसके बाद रेंजर्स उसे एक टेम्पररी स्ट्रेचर पर लिटाते हैं और अभी 23 पूछता है कोई बताएगा कि वो चीज आखिर थी क्या। 109 कहता है मुझे तो लगता है ये सब कैप्टन का प्लान है जो शायद ट्रेनिंग का हिस्सा हो, लेकिन 44 फौरन मना करती है और कहती है कि नहीं, कैप्टन कभी हमारी जान के साथ ऐसा रिस्क नहीं लेंगे। 15 गुस्से में कहता है अगर ये ट्रेनिंग नहीं है तो फिर हमें उस जगह क्यों भेजा गया जहाँ पहले से ही एक जायंट रोबोट मौजूद था, और यहाँ तक कि हमारे पास तो असली गोलियां भी नहीं है। तभी जैक यानी 81 एक खौफनाक सच बताता है। वो कहता है वो हमारी असली लोकेशन ही नहीं थी। 57 बिल्कुल सही था, कोऑर्डिनेट्स गलत थे। जैक समझाता है कि उस अजीब चीज की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से कंपास कंट्रोल से बाहर होकर घूम रहा था, इसी वजह से उनका रास्ता भी गलत हो गया। फिर जैक सबको बताता है कि उनका असली टारगेट जंगल के अंदर था, वही जगह जहां वो खुद गया था। जैक गहरी सांस लेकर कहता है अब हमें यहाँ से निकलना होगा और उस गांव की तरफ बढ़ना होगा जहां कैप्टन को बंदी बनाकर रखा गया है, और उनका अगला टारगेट यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर वेस्ट में है। वो कहता है कि सब लोग जरूरी सामान और फर्स्ट एड किट लेकर तैयार हो जाओ, हमें उस गाँव की तरफ बढ़ना होगा। ये सुनकर 15 हैरान रह जाता है और कहता है क्या तुम पागल हो, तुम जानते हो वहाँ कितना खतरा है, ये कोई अमेरिका नहीं, ये अफगानिस्तान है। लेकिन 81 बिल्कुल कॉन्फिडेंट होता है। वो सीधा जवाब देता है हाँ मुझे पता है, अब हमारी मदद सिर्फ इंस्ट्रक्टर्स ही कर सकते हैं। 81 का फैसला सुनकर सब रेंजर्स तैयार हो जाते हैं।
और फिर पूरी टीम उस खतरनाक गांव की तरफ निकल पड़ती है। चलते चलते रेंजर्स के रास्ते में एक बहुत ही गहरी और तेज बहाव वाली नदी आ जाती है जिसे पार करना नामुमकिन है। 44 मशवरा देती है कि थोड़ा नीचे जाकर नदी क्रॉस करते हैं, लेकिन 81 फौरन मना कर देता है। वो कहता है नदी का बहाव इतना तेज है कि अगर क्रॉस करना है तो यहीं से करना होगा। फिर 81 एक प्लान बनाता है। वो कहता है हमें जिप लाइन बनानी होगी जिससे हम इस नदी को आसानी से पार कर सके। वो सबको कहता है कि अपनी अपनी रस्सी निकालो। 4 लोगों की रस्सी से मेन लाइन बनेगी और 2 रस्सी से 7 को सेफली उस पार ले जाया जाएगा। तभी 44 बताती है कि उसके पास रस्सी नहीं है क्योंकि 96 उसे इस्तेमाल कर रहा था। अब मजबूरन 81 फैसला करता है कि किसी को 7 के साथ लेकर जाना पड़ेगा, जिस पर 15 फौरन कहता है कि वो 7 को लेकर जाएगा। लेकिन सबसे पहले रस्सी को दूसरी तरफ बांधना जरूरी है और ये जिम्मेदारी 81 लेता है। वो कहता है कि मैं टीम लीडर हूँ, इसलिए मैं नदी में कूदकर दूसरी तरफ जाऊंगा। नदी में कूदने से पहले वो 44 से कहता है रस्सी ढीली रखना वरना मैं डूब जाऊंगा। और फिर वो बिना खौफ खाए सीधा तेज बहाव वाली नदी में कूद जाता है। तेज लहरें उसे समंदर में ढकेलने की कोशिश करती हैं, लेकिन 81 हार नहीं मानता। वो तैरता हुआ आगे बढ़ता रहता है, लेकिन अचानक वो पानी में डूब जाता है। ये देखकर सबकी उम्मीद टूट जाती है। सबको लगता है कि 81 मर चुका है, मगर अगले ही पल पानी में से एक हाथ बाहर निकलता है और वो कोई और नहीं बल्कि 81 होता है। आखिरकार वो नदी के दूसरे किनारे तक पहुंच ही गया। ये देखकर सब खुशी से झूम उठते हैं। 81 फौरन ऊपर चढ़कर रस्सी को मजबूती से बांध देता है और इधर से भी रस्सी को एक दरख्त के साथ बांध दिया जाता है। इस तरह जिप लाइन तैयार हो जाती है। अब 15 7 से कहता है मैं तुम्हें उस पार ले जाऊंगा, बस हिम्मत रखना। 7 को जिप लाइन के साथ बांधकर 15 उसे लेकर नदी क्रॉस करने लगता है, लेकिन जब वो नदी के बीच में पहुंचते हैं तो रस्सी में एक गांठ आ जाती है जिससे 7 आगे नहीं बढ़ पाता। 81 15 को आवाज लगाता है कि क्या हुआ, जिस पर 15 कहता है कि रस्सी में गांठ आ गई है जिससे 7 आगे नहीं बढ़ पा रहा है। 15 उसे खोलकर दूसरी साइड से बांधने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है और 7 नदी के बीचों बीच हवा में लटक जाता है। ये देखकर 81 चिल्लाता है रस्सी खींचो, और वो खुद भी उनकी मदद करने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। उधर से 44 भी मदद के लिए आगे आती है। जैसे तैसे वो दोनों उनके पास पहुंचते हैं और 7 को ऊपर खींच ही रहे थे कि तभी अचानक हम देखते हैं कि कंपास खुद ब खुद घूमने लगा है। इसका साफ मतलब था कि वो खतरनाक दरिंदा रोबोट अब उनके बहुत ही करीब पहुंच चुका है। और ऐसा ही होता है। जैसे ही वो दोनों सोल्जर्स जिन्होंने रस्सी मजबूती से पकड़ी हुई थी देखते हैं कि वो रोबोट उनके बहुत ही करीब आ चुका है, और अगले ही पल वो रोबोट फौरन उन्हें स्कैन करता है और एक ही वार में दोनों को मार देता है, जिससे रस्सी छूट जाती है और सब के सब सीधा पानी में गिर जाते हैं। तेज बहाव सबको अपने साथ बहाकर ले जाने लगता है। तभी 81 के पैर में रस्सी उलझ जाती है और वो पानी के अंदर डूबने लगता है। इसी दौरान वो रोबोट भी सीधा नदी में कूद जाता है और सबको स्कैन करके उन पर हमला करने लगता है। रोबोट पल पल 81 के करीब आता जा रहा था। 81 तुरंत अपना चाकू निकालता है और रस्सी को काट देता है। बस इसी वजह से उसकी जान आखिरी लम्हे पर बच जाती है। अगर 1 सेकंड भी देर हो जाती तो वो रोबोट के पैर तले होता। 81 पानी में तैरते हुए अपने आसपास देखता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नजर नहीं आता। बस 7 का स्ट्रेचर पानी पर तैर रहा होता है। वो फौरन तैरकर उस स्ट्रेचर तक पहुँचता है और 7 को सीधा करता है। खुशकिस्मती से 7 अभी भी जिंदा होता है, मगर अगला खतरा उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि आगे एक बहुत ही बड़ा झरना था जहाँ से बचकर निकलना नामुमकिन है। इतनी मुसीबत कम थी कि वो रोबोट 81 को देख लेता है और उस पर हमला करने लगता है, और अगले ही पल सब के सब पानी के बहाव के साथ उस झरने से नीचे गहरे पानी में गिर जाते हैं। जैक फिर भी 7 को नहीं छोड़ता, लेकिन वो स्ट्रेचर पकड़कर ऊपर उठने की कोशिश करता है, लेकिन पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि वो बेहोश हो जाता है। खुशकिस्मती से उसके साथ ही दोनों को पानी से बाहर निकाल लेते हैं, जिससे उनकी जान बच जाती है। तभी अचानक साठी सामने आता है और कहता है अब तुम 7 को छोड़ सकते हो, तुमने उसकी जान बचा ली। सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि साठी मर चुका है। दरअसल जब उस रोबोट ने पहली बार हमला किया था तो वो पानी में गिर गया था। मुझे लगा कि सब लोग मर चुके हैं और सिर्फ मैं ही जिंदा बचा हूँ। तभी 44 पूछती है क्या इंस्ट्रक्टर से कोई कांटेक्ट हुआ। इस पर साठी जवाब देता है कि अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन उसने टोरेस के ऑफिस में एक ऑपरेशन प्लान जरूर देखा था, जहाँ रेंजर्स के लिए आतिशबाजी और कई तरह के ट्रैप लगाए गए थे। इसी दौरान सब नोटिस करते हैं कि 109 काफी ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था। 15 उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, जिस पर 109 बस हाँ में सिर हिला देता है, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा होता है। फिर साठी कहता है अब हम जा कहाँ रहे हैं। इस पर 81 कहता है गांव की तरफ, जहाँ से हमें मदद मिल सकती है और हम इंस्ट्रक्टरों को ये इन्फॉर्म कर देंगे कि वो खतरनाक रोबोट अब उनकी तरफ आ रहा है। मगर फिर वो एक बुरी खबर देता है। वो बताता है कि नदी का बहाव उन्हें ईस्ट की तरफ ले आया है, जबकि उन्हें वेस्ट जाना था। अब उन्हें उस सामने वाले पहाड़ को क्रॉस करना पड़ेगा, तभी वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जब सब लोग ऊपर देखते हैं तो झरने के ऊपर से बहुत सारे परिंदे एक ही दिशा में उड़ते नजर आते हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ था, वो खतरनाक रोबोट अभी भी इनका शिकार करने के लिए पागलों की तरह इन्हें ढूंढ रहा है। 81 फौरन कहता है चढ़ाई शुरू करो, और फिर पूरी टीम दोबारा उस
उस गांव की तरफ बढ़ने लगती है। कुछ देर चलने के बाद अचानक 81 सबको रुकने का इशारा करता है, क्योंकि जमीन पर एक ट्रिप फायर लगी होती है जो सीधा फ्लेयर गन से जुड़ी हुई थी। अगर किसी ने उसे टच कर दिया होता तो फ्लेयर आसमान में चला जाता और वो एलियन रोबोट सीधा उन तक पहुंच जाता। खुशकिस्मती से सब वक्त पर बच जाते हैं। तभी 60 बताता है कि ये सिर्फ 3 सिक्योरिटी लेयर्स में से एक पहली लेयर थी और अभी 2 और बाकी हैं। सीन कट होता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि रेंजर्स उस गांव तक पहुंच चुके होते हैं जहां उनका कैप्टन और इंस्ट्रक्टर मौजूद होना चाहिए था। लेकिन यहाँ का मंजर देखकर सबकी रूह कांप उठती है। पूरा गांव तबाह हो चुका होता है और हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी होती हैं। सब लोग 7 को एक जगह रख देते हैं और आसपास देखने लगते हैं कि कोई जिंदा है या नहीं। तभी 15 को समझ आ जाता है कि ये सब उसी मशीन का काम है जिसने सबको मार डाला। इसी दौरान उन्हें रेडियो टावर भी नजर आता है। तब सबको समझ आता है कि इसी टावर की वजह से उन्हें रेडियो पर कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था। लेकिन तभी 44 दुखी आवाज में कहती है, इंस्ट्रक्टर हमें छोड़कर नहीं गए बल्कि वो मर चुके हैं। जब सब लोग देखते हैं तो इंस्ट्रक्टर की लाश बिल्कुल सड़ चुकी है। तो ये मंजर देखकर सबको गहरा सदमा लगता है। तभी 81 एक और भी ज्यादा खौफनाक सच बताता है। वो कहता है वो मशीन कोई रोबोट नहीं बल्कि एक एलियन है। वो समझाता है कि वो सबसे पहले उस पहाड़ से टकराया था, फिर सीधा इस गांव में आया और उसके बाद नदी की तरफ गया जहां उसने रेंजर्स पर हमला किया। 15 हैरानी से पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो कि वो एक एलियन है? इस पर 60 कहता है, हाँ वो एलियन ही है, क्योंकि यहाँ आने से पहले हमने टीवी पर एक न्यूज देखी थी जिसमें बताया जा रहा था कि एक एस्टेरॉइड जमीन के बहुत करीब से गुजरने वाला है और जब वो एस्टेरॉइड जमीन के करीब आया तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। अब सबको समझ आ चुका था कि वो कोई रोबोट नहीं बल्कि एक एलियन क्रीचर है। तभी अचानक सबको किसी के खांसने की आवाज सुनाई देती है। 15 फौरन आवाज की तरफ बढ़ता है। वो जमीन पर पड़ी एक प्लाई बोर्ड को हटाता है और नीचे एक आदमी छुपा हुआ मिलता है। उसकी बॉडी बुरी तरह से जख्मी और सड़ चुकी थी, लेकिन वो अभी तक जिंदा होता है। वो कुछ बोलने की कोशिश करता है मगर अल्फाज उसके होठों तक नहीं पहुंच पाते और चंद ही लम्हों बाद वो भी दम तोड़ देता है। उस आदमी की मौत देखकर सब रेंजर्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब उन्हें समझ आ चुका था कि यहाँ उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। तभी 81 सबको कहता है, हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। मगर 15 गुस्से में कहता है, कम से कम हमें थोड़ा वक्त तो दो। लेकिन 81 दोबारा कहता है, वक्त बिल्कुल नहीं है। ये सुनकर 15 और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, फिर भी हमें वक्त चाहिए, हम इंसान हैं, हमारे अंदर जज्बात होते हैं, तुम्हारी तरह नहीं। फिर वो और तेज आवाज में बोलता है, हमारी पूरी टीम खत्म हो चुकी है, उस चीज ने एक एक करके सबको मार दिया, हमें थोड़ा वक्त चाहिए, हर कोई तुम्हारी तरह सिल्वर स्टार हीरो नहीं होता। ये सुनते ही 81 का गुस्सा फूट पड़ता है। वो चीख कर कहता है, हीरो? मैं कोई हीरो नहीं हूँ। फिर वो अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक सच बताता है। वो कहता है, मैं बेस तक पहुँच ही नहीं पाया था। इंस्ट्रक्टर ने बताया कि मैं बेस से सिर्फ 100 गज पहले ही बेहोश हो गया था। जब मेरी आँख खुली मैं हॉस्पिटल में था और मेरा भाई ताबूत में। मैं उसे बचा नहीं पाया। वो सिर्फ इसलिए मरा क्योंकि मैं उसे बेस तक नहीं ले जा सका। उन्होंने मुझे मेडल इसलिए दिया ताकि मैं अपनी इस नाकामी को जिंदगी भर याद रखूं। ये सच सुनकर सब बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। 81 फिर अपना गुस्सा कम करता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम सब किस दर्द से गुजर रहे हो, लेकिन अगर हम यहाँ रुक गए तो वो एलियन हमें भी मार डालेगा। हमें वो ट्रक निकालना होगा, 7 को बेस तक पहुँचाना होगा और सबको वार्न करना होगा कि वो चीज आ रही है। इसके बाद सब लोग ट्रक को निकालने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो रेडियो टावर में फंस चुका होता है। वो लोग ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं होता। तब 81 कहता है कि शायद ट्रक टेढ़ा होने की वजह से फ्यूल लाइन खाली हो गई है। तभी 15 कहता है, फ्यूल डालना पड़ेगा। 81 हैरानी से पूछता है, तुम्हें कैसे पता? 15 मुस्कुरा कर कहता है, अगर मुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा, मैं मैकेनिक हूँ। जैसे ही 15 फ्यूल डालता है ट्रक तुरंत स्टार्ट हो जाता है। सब खुशी से झूम उठते हैं। फिर वो रस्सी की मदद से ट्रक को खींचकर बाहर निकालते हैं। थोड़ी मुश्किल के बाद ट्रक आखिरकार रोड पर आ ही जाता है। तब 81 मजाक में 15 से कहता है, गुड जॉब सुपर हीरो। ये सुनकर 15 हैरान रह जाता है क्योंकि पहली बार 81 ने मजाक किया था। इसी दौरान 44 ट्रक की ब्रेक लगाती है और अचानक ट्रक का कैबिन खुल जाता है। अंदर से कुछ खाने की चीजें गिर जाती हैं। वो खुशी से कहती है, यहाँ खाना है, सब लोग थोड़ा खा लो। फिर 81 7 के पास जाता है और कहता है, अभी तक जिंदा हो? 7 हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम मुझे मरने ही कहाँ दे रहे हो। मगर इसी वक्त अचानक फ्लेयर चलने की आवाज आती है। सबके चेहरे पर डर छा जाता है। उन्हें समझ आ जाता है कि एलियन रोबोट ने ट्रिप वायर को छू लिया है, यानी वो पहली सिक्योरिटी लेयर क्रॉस कर चुका है और अब वो सीधे उनकी तरफ आ रहा है। फिर अचानक दूसरा फ्लेयर भी छूट जाता है। अब वो सिर्फ कुछ मीटर दूर था। 44 देखती है कि ट्रक का कंपास तेजी से घूम रहा है, यानी एलियन बिल्कुल करीब आ चुका है। ये देखते ही सब लोग टैंक में जल्दी जल्दी घबराहट के साथ चढ़ने लगते हैं। माहौल में अजीब सा खौफ छाया होता है।
दूर से वॉर मशीन की भारी भारी आवाजें गूंज रही होती हैं। एक सोल्जर कांपते हुए जल्दी से टैंक की मेन गन को संभाल लेता है, लेकिन तभी और अचानक उसकी आंखों में खौफ उतर आता है, क्योंकि टैंक की गन बिल्कुल खाली होती है, उसमें एक भी गोली नहीं होती। तभी 15 याद करता है कि उसने पीछे गोलियों के बॉक्स देखे थे। वो तुरंत उन्हें लेने के लिए भाग पड़ता है। 81 उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन 15 नहीं रुकता। वो जैसे ही गोलियों का बॉक्स उठाता है, अचानक जमीन कांपने लगती है। एलियन उसके बिल्कुल पास आ चुका होता है। 15 जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन एलियन उसे स्कैन करता है और एक ही वार में उसे मार डालता है। बॉक्स ट्रक तक पहुंच जाते हैं, लेकिन 15 वापस नहीं आ पाता। सब रेंजर्स की सांसें रुक जाती हैं। वो तुरंत ट्रक में बैठकर वहां से भाग निकलते हैं। एलियन ट्रक पर लगातार फायर करता है, लेकिन ट्रक बुलेट प्रूफ होने की वजह से अंदर बैठे लोग बच जाते हैं। साथ ही उस पर कई मिसाइल फायर करता है, लेकिन उस एलियन को जरा सी भी खरोच नहीं आती। 81 चिल्लाता है और स्पीड बढ़ाओ, मगर 44 कहती है ट्रक ऑलरेडी फुल स्पीड पर है। एलियन उनका पीछा नहीं छोड़ता, वो लगातार हमला करता ही जा रहा था। तभी ट्रक के अंदर अलार्म बजने लगते हैं। सिस्टम वार्न करता है कि ट्रक अब और हमले बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर अचानक एलियन रुक जाता है, लेकिन उसका हमला रुकता नहीं, बल्कि बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा होता है। वो अपनी छोटी छोटी एक्सप्लोसिव बॉल्स ट्रक पर फायर करता है और भागते भागते ट्रक उन बमों की चपेट में आ जाता है। अंदर सब लोग जोर से उछल जाते हैं और ट्रक कंट्रोल से बाहर होकर पहाड़ से नीचे गिरने लगता है। 44 मुश्किल से स्टीयरिंग संभालती है और आखिरकार ट्रक को कंट्रोल कर लेती है। अब वो एलियन से काफी दूर आ चुके थे। साठी बाइनोक्यूलर से देखकर कहता है, लगता है वो एलियन अब हमारा पीछा नहीं कर रहा। सब सुकून की सांस लेते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था, इस दुनिया में सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारे एलियंस आ चुके हैं। और तभी अचानक आसमान से एक और एलियन सीधा नीचे कूदता है, बिल्कुल उनके ट्रक के सामने। वो ट्रक देखते ही उस पर जबरदस्त हमला करता है। खुशकिस्मती से 44 ट्रक संभाल लेती है और सबकी जान बच जाती है। लेकिन अब इनके पीछे एक नया और ज्यादा खतरनाक एलियन पड़ चुका था। साठी उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार एलियन पहले से भी ज्यादा तेज और गुस्से में था। खुशकिस्मती से 81 को टैंक के अंदर 2 गन्स मिल जाती है। एक गन वो 15 को दे देता है और दूसरी से खुद उस खतरनाक एलियन पर फायरिंग शुरू कर देता है। लेकिन इसी दौरान एक जबरदस्त झटका लगता है, जिससे 15 का हाथ बुरी तरह कट जाता है। उधर 7 जो स्ट्रेचर के साथ बंधा हुआ होता है, झटका लगने की वजह से टैंक से बाहर घिसकने लगता है। 81 तुरंत उसे बचाने की कोशिश करता है। वो उसका हाथ पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन 7 उसके हाथ से फिसलकर बाहर गिर जाता है। ये देखकर 81 गुस्से से पागल हो जाता है। वो अपनी गन से सीधे पहाड़ की तरफ फायर करता है। गोलियों की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे सीधे उस एलियन के ऊपर आ गिरता है। खुशकिस्मती से इस बार वो क्रिएचर पत्थरों के नीचे दब जाता है और रेंजर्स की जान बच जाती है। मगर जब 81 चिल्लाता है 44 गाड़ी रोको, तो सामने से कोई जवाब नहीं आता। जब वो मुड़कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि गनमैन और 44 भी मर चुकी होती है। यानी अब सिर्फ वही जिंदा बचा है। इसी दौरान अचानक ट्रक एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है। टकराते ही पूरा ट्रक जोरदार ब्लास्ट के साथ फट जाता है और इसी लम्हे 81 को अपना पुराना दर्दनाक फ्लैशबैक याद आता है। फ्लैशबैक में वो और उसका भाई जमीन पर गिरे पड़े होते हैं। मंजिल बस कुछ ही दूर होती है, उनका बेस कुछ ही दूर होता है, लेकिन 81 की बॉडी बिल्कुल काम नहीं कर रही होती। वो अपने भाई को बचाना चाहता है, मगर वो खुद हिल भी नहीं पाता। वो बस बेबसी के साथ अपने भाई को देख रहा होता है। तब उसका भाई उसे धीमी आवाज में कहता है, हार मत मानना। सीन कट होता है और फिर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ 81 अचानक होश में आता है और अपने आप को मलबे के बीच जिंदा पाता है। होश में आने के बाद 81 अपने आसपास देखता है और उसका दिल दहल जाता है। उसकी पूरी टीम जलकर राख हो चुकी होती है। इतना खौफनाक मंजर देखकर 81 की रूह कांप उठती है। तभी उसकी नजर उस रोबोट पर पड़ती है जो बहुत सारे पत्थरों के नीचे दब गया था। 81 धीरे धीरे उसके पास जाता है और पत्थर हटाने लगता है, लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो वहाँ सिर्फ रोबोट का कुछ हिस्सा ही होता है, बाकी पूरा रोबोट गायब हो चुका होता है। ये देखकर 81 घबरा जाता है। वो आसपास नजर दौड़ाता है तो दूर उसे वही रोबोट दिखता है जो आसमान की तरफ अपनी लेजर लाइट भेज रहा था, जैसे किसी से बात कर रहा हो। ये देखते ही 81 फौरन चुप हो जाता है। तभी उसकी नजर 7 पर पड़ती है, जो दूर स्ट्रेचर से बंधा जमीन पर पड़ा था। वो भागकर उसके पास जाता है और देखता है कि 7 अभी भी जिंदा है, क्योंकि ट्रक फटने से पहले ही नीचे गिर गया था। 81 उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करता है, मगर 7 बेहोश होता है। इसी दौरान अचानक टैंक के पास पड़ी गोलियां आग की वजह से खुद ब खुद चलने लगती हैं, और ये आवाज वो रोबोट भी सुन लेता है और वो सीधे उन पर हमला करने के लिए पहाड़ से कूद पड़ता है। ये देखकर 81 फौरन 7 को उठाता है और वहाँ से भागने लगता है। इसी दौरान तेज बारिश शुरू हो जाती है। कीचड़ की वजह से 7 को घसीटना और भी मुश्किल हो जाता है, मगर 81 फिर भी हार नहीं मानता। वो पूरी ताकत लगाकर 7 को खींचता रहता है। अचानक एक जगह उसका पांव फिसल जाता है और 7 फिर से फिसलकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर 81 को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। इसी वक्त उसके हाथ में बंधी वॉच बीप करने लगती है। वो बीप बंद करता है और हम देखते हैं कि उसकी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि जिस 24 घंटे की टाइम लिमिट में उसे फाइनल लाइन तक पहुंचना था, वो वक्त अब खत्म हो चुका होता है। तभी अचानक 7 को होश आ जाता है। वो धीमी आवाज में कहता है, जब मैंने तुम्हें
पहली बार बस में देखा था मैं उसी वक्त तुम्हें पहचान गया था। फिर वो कहता है, दरअसल 4 साल पहले मैं एयरफोर्स में एक बड़े मुंह वाले कमांडो से मिला था। उसके हाथ पर भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही टैटू था जिस पर DFQ लिखा हुआ था। ये सुनकर 81 हैरान हो जाता है। वो पूछता है, तुम मेरे भाई से मिले थे? 7 हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, हाँ, वो अक्सर तुम्हारे बारे में बात करता था। वो कहता था कि एक दिन तुम दोनों मिलकर रेंजर बनोगे। 7 फिर धीमी आवाज में कहता है, मैं उस वक्त छुट्टी पर गया हुआ था, तभी मुझे मैसेज मिला कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। उस खबर से मुझे बहुत दुख हुआ। ये सुनकर 81 पूछता है, फिर तुमने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? 7 जवाब देता है, मैंने बताने की कोशिश की थी लेकिन तुमने सुनने से ही इनकार कर दिया था। 81 धीमी आवाज में कहता है, मैं रेंजर अपने भाई के लिए बन रहा हूँ। ये उसका ख्वाब था कि हम दोनों रेंजर्स बने। शायद अगर मैं वो फाइनल लाइन पार कर लूं तो वो चैन से सो सके। 7 उसे हिम्मत देते हुए कहता है, हार मत मानो। इतने में ही वो एलियन उनके पास आ जाता है और आसपास स्कैनिंग करना शुरू कर देता है। ये देखकर 81 कहता है, लगता है वो भी हार मानने वाला नहीं है। हमने उसे कितनी बार मारने की कोशिश की लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। आखिर इसे खत्म कैसे किया जा सकता है? इसकी कमजोरी क्या हो सकती है? 7 कहता है, अगर तुम्हारा भाई यहाँ होता तो क्या करता? 81 हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, शायद वो उसमें स्टॉप लीक भर देता। ये सुनकर वो दोनों हल्के से मुस्कुराते हैं, लेकिन इसी दौरान 81 की नजर दूर एक क्रेन पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। वो देखता है कि रोबोट के अंदर से भाप निकल रही है। तब उसे समझ आता है कि इसके अंदर भी एक इंजन सिस्टम है। 81 7 को एक दरख्त के साथ बिठाकर कहता है, मेरा इंतजार करना, मैं अभी आता हूँ। और वो सीधा भागता हुआ उस माइन एरिया की तरफ चला जाता है जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी। वो एक शेल्टर के अंदर घुसता है जहाँ एक बहुत बड़ी क्रेन मशीन खड़ी होती है। उसे देखकर वो मुस्कुराता है और कहता है, अब तो खत्म साले। फिर वो स्टोर रूम में जाता है जहाँ उसे बहुत सारे डायनेमाइट्स और एक फ्लेयर गन मिल जाती है। उसका प्लान बिल्कुल क्लियर होता है। वो रोबोट जैसे ही वहाँ आएगा तो उसे किसी तरह उस क्रश मशीन के नीचे लाकर जाएगा, जिससे क्रश उसके इंजन में चली जाएगी तो वो खुद ही खत्म हो जाएगा। इसलिए वो क्रश मशीन का बटन ढूंढने लगता है। वो कई बटन दबाता है लेकिन सिर्फ लाइट्स ऑन होती हैं, मशीन स्टार्ट नहीं होती। तभी उसकी नजर पास पड़े एक रिमोट पर पड़ती है। जैसे ही वो रिमोट उठाकर बटन दबाता है, क्रश मशीन चल पड़ती है और 81 के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि रोबोट 7 के बहुत करीब आ चुका है। वो उसके पास आकर स्कैनिंग करता है। 7 अपनी सांस तक रोक लेता है ताकि रोबोट उसकी आवाज न सुन ले। तभी रोबोट को दूर 81 की चलाई हुई फ्लेयर नजर आती है और वो सीधा उस तरफ चला जाता है। कुछ ही देर बाद रोबोट उस माइन के पास पहुंच जाता है और जैसे ही वो स्कैनिंग शुरू करता है, 81 के लगाए हुए डायनामाइट्स ब्लास्ट हो जाते हैं। ब्लास्ट से रोबोट ऊपर से नीचे गिर जाता है। तब 81 फौरन क्रेन मशीन का इस्तेमाल करके रोबोट को घसीटकर क्रश मशीन की तरफ ले जाता है। रोबोट इस दौरान उस पर हमला करने की भी कोशिश करता है लेकिन 81 हिम्मत नहीं हारता। आखिरकार वो रोबोट को क्रश मशीन के बिल्कुल नीचे ले आता है और ऊपर से क्रश मशीन ऑन कर देता है। एक पल के लिए रोबोट अपने जेट इंजन का इस्तेमाल करके क्रश मशीन को पीछे धकेलने की कोशिश करता है लेकिन 81 फिर से उसे कंट्रोल करके वापस वहीं ले आता है। और जैसे ही रोबोट अपनी इंजन वेंट से हवा खींचता है, क्रश मशीन से भारी मलबा सीधे उसके इंजन के अंदर घुस जाता है, जिससे इंजन जाम हो जाता है और वो रोबोट बहुत ज्यादा गर्म होने लगता है और अगले ही पल एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट के साथ ही वो रोबोट पूरी तरह तबाह हो जाता है। रोबोट के खत्म होते ही 81 सुकून की सांस लेता है, लेकिन उसे क्या पता था कि वो रोबोट मरते मरते भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। जैसे ही 81 थोड़ा पास जाता है, रोबोट अपने अंदर से छोटी छोटी एक्सप्लोसिव बॉल्स रिलीज कर देता है। ये देखकर 81 तुरंत पीछे भागता है और अगले ही पल इतना जबरदस्त ब्लास्ट होता है कि पूरी माइनिंग साइट तबाह हो जाती है। सीन कट होता है और अगली सुबह हम 81 को देखते हैं जो अभी भी 7 को कंधे पर उठाए मुश्किल से चल रहा होता है। तभी उसे आसमान में एक हेलीकॉप्टर नजर आता है। हेलीकॉप्टर के नीचे एक और रोबोट बंधा हुआ होता है। ये देखकर 81 को समझ आ जाता है कि वो रोबोट सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारे हैं जो दुनिया भर में फैल चुके हैं। सीन कट होता है और हम बेस पर कैप्टन और सार्जेंट को देखते हैं। तभी उनकी नजर खिड़की से बाहर पड़ती है जहां 7 81 को कंधे पर उठाए हुए आ रहा होता है। अब भी उसे फाइनल लाइन क्रॉस करनी होती है। वो भारी कदमों के साथ आगे बढ़ता है और आखिरकार फाइनल लाइन क्रॉस कर लेता है। 7 मुस्कुराकर कहता है, तुम कामयाब हो गए। 81 जवाब देता है, नहीं, हम दोनों कामयाब हुए हैं। फिर सोल्जर्स 7 को ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। कैप्टन 81 से पूछता है, तुम्हारे सिवा कोई नहीं बचा? 81 चुपचाप हाँ में सिर हिला देता है। कैप्टन अफसोस से कहता है, हमें माफ करना, हम तुम्हारी मदद के लिए नहीं आ सके। फिर कैप्टन उससे पूछता है, तुमने उस रोबोट को अकेले कैसे खत्म किया? 81 जवाब देता है, आप ही ने कहा था, हर मशीन की एक लिमिट होती है। वो रोबोट के इंजन वेंट्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो ऊपर से हवा लेता है, बिल्कुल गाड़ी के रेडिएटर की तरह। अगर उसे ब्लॉक कर दिया जाए तो वो खुद ही ओवरहीट होकर ब्लास्ट हो जाएगा। ये सुनकर कैप्टन कहता है, तुम्हारी ये इन्फॉर्मेशन बहुत सी जाने बचाएगी। फिर कैप्टन उसके कंधे पर रेंजर का टैग लगा देता है। इसका मतलब था कि 81 अब ऑफिशियली रेंजर बन चुका था। उसने अपने भाई का ख्वाब पूरा कर दिया था। कैप्टन कहता है, वेलकम टू द रेंजर्स। इसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एक नई रेंजर टीम मिशन के लिए तैयार खड़ी है। सार्जेंट सबको मिशन के बारे में बता रहा होता है और फिर वो 81 को आगे बुलाता है। 81 उन सबको मोटिवेट करता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम सब क्या महसूस कर रहे हो, लेकिन हम रेंजर्स हैं, हम कभी पीछे नहीं हटते। रेंजर्स सबसे आगे
आगे और फिर सारी टीम्स नए मिशन के लिए निकल जाती हैं और वो भी नई टीम के साथ अगले मिशन के लिए निकल पड़ता है। और इसी दौरान हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां 81 अपने भाई को गले लगाए हुए होता है और इसी इमोशनल मोमेंट के साथ मूवी का एंड हो जाता है। उम्मीद है आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। इस वीडियो को बनाने में मुझे काफी मेहनत और वक्त लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और मूवी की एक्सप्लेनेशन करूं तो उसका नाम कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।